आप देख रहे हैं इंडियन डिस्कवरी 92। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में युवा हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम आ पहुंचे हैं राजनीतिक क्षेत्र के उभरते हुए नेता श्री मनीष गहलोत जी के यहाँ। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अब तक का आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है और आगे आप इसे किस तरीके से आगे बढ़ाएं? घर के आसपास हमेशा ही ऐसा वातावरण देखा, हर गली मोहल्ले में आजकल तो चाहे छात्र राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हों, कभी कोई रैली हो रही होती है, किसी प्रकार के धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। तो मेरा भी मन हमेशा उसी तरफ जाता था कि ये क्यों होते हैं। जब इस विषयों पर ध्यान देना शुरू किया तो पता लगा कि हमारे देश में कितने ऐसे विषय हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और शुरुआत से ही मैंने कहा कि मुझे लोगों की मदद करने की जो आदत थी तो वो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति की ओर खींचती थी। इसीलिए मैंने शुरुआत से अपनी शुरुआती राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता ली और विद्यार्थी परिषद का काम देखना शुरू किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम मैं पिछले 8 वर्षों से कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद में रहते हुए अनेकों विषयों पर हमने धरने प्रदर्शन किए, कॉन्फ्रेंसेस की, ज़रूरत पड़ी तो उन विभागों के मंत्रियों से जाकर मिले। और कई बार अगर हमारे मांगों पर अगर अमल नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन भी करते हैं। अब आगे विद्यार्थी परिषद के बाद में मैंने अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में काम करना शुरू किया है। अब युवा मोर्चा का मैं कार्यकर्ता हूँ और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी का सदस्य बनते हुए देश की सेवा करना चाहता हूँ। हम जानना चाहेंगे कि जो आगे आने वाला समय है उसमें युवा नेताओं का और युवाओं का कितना दबदबा रहने वाला है राजनीतिक क्षेत्र में। देखिए, ये डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है, आप जहाँ रह रहे हैं उस राज्य में सरकार कैसी है, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं वहाँ का पार्षद कैसा है। जिस तरीके का राजनीतिक सिस्टम आपके आसपास होता है वही तय करता है कि किसका कितना योगदान होगा किस क्षेत्र में। एक अच्छी सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं मानता हूँ, जिसे मैं उदाहरण दूंगा दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ पर नए चेहरे और युवा चेहरे हम लेकर आएंगे। और उसी हेतु लगभग 90% युवाओं को इस बार एमसीडी निगम चुनाव में मौका मिला है। उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की सरकार में भी एक नियम है कि 75 साल से उम्र के ऊपर के लोग मंत्री नहीं रहेंगे। और अब जो आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, माननीय पीयूष गोयल जी हैं और भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो युवा हैं। और मैं मानता हूं कि बड़ों का एक्सपीरियंस और युवा अवस्था का तेज दोनों मिला करके एक अच्छी सरकार चल सकती है और देश के विकास में तेज गति से हम आगे बढ़ सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। एक युवा के तौर पर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, मतलब जनता के बीच में जाके आप किस तरीके से वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो राजनीति में उतरना एक अलग विषय है, उसके पहले उसका शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका आचरण किस तरीके से डेवलप हो रहा है उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे होते हैं तब माता पिता जो हमें सिखाते हैं हम वो सीखते हैं। बड़े होने के बाद में जब स्कूल जाते हैं तो वही रोल माता पिता का हमारे टीचर्स करते हैं। तो पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये समझता हूँ कि
हमारा मूल उद्देश्य सबसे पहले शिक्षा में सुधार लाना है। दूसरी बात, हमारे देश में एज़ कंपेयर टू दूसरे देशों में युवा पीढ़ी की मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या हम कह दें कि जो बीमार है, तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं एम्स का आपको उदाहरण दूंगा कि वहाँ पर अनुमानित 7 या 8 हज़ार डॉक्टर्स की आवश्यकता है, परंतु वहाँ सिर्फ 3 या 3.5 हज़ार डॉक्टर्स ही हैं। अब उसमें से भी वो डॉक्टर्स इतने परेशान हो जाते हैं। मैं अपने परिजनों को वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कुछ जानकारी हेतु ले गया था। मैंने देखा कि 3-3, 4-4 हज़ार लोग सिर्फ ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए ही लाइन पे लगे हैं। इलाज तो बात की बात में है, उनको ट्रीटमेंट के लिए समय देने, जो डॉक्टर समय देता है वो बात की बात है, ओपीडी कार्ड ही नहीं बन पा रहा है उनका। तो ये एक दूसरा हमारा मुद्दा होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में भी मैं समझता हूँ कि शिक्षा को 3 विभागों में बांटा जाना चाहिए: शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षा पद्धति। अच्छा शिक्षक होगा तो उसकी वजह से एक अच्छा शिक्षार्थी होगा तो उसकी वजह से एक अच्छा शिक्षक पैदा होगा, और वो अच्छा शिक्षार्थी तभी हो सकता है जब अच्छी शिक्षा पद्धति हो। तो इन तीनों चीज़ों पर सरकार को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जो कि दे भी रहे हैं। जैसे कि मनीष जी, आपको पता है कि हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर गांव में एक युवा नेता की जरूरत है उस गांव, शहर को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप किस क्षेत्र में जाके काम करना चाहेंगे, किस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहेंगे जहां आपकी जरूरत है? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि मेरे देश का विकास हो। क्षेत्र तो बहुत बात की बात है, ठीक है, ये बहुत पहला स्टेज होता है कि आपको कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ना ही है, पर अभी मैं सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सब कुछ होते हैं, और जब भी पार्टी मौका देगी, उन्हें लगता है कि मैं सक्षम हूँ, उन्हें लगेगा कि मैं सक्षम हूँ, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, उस क्षेत्र के सभी पहलू से मैं रूबरू हूँ। उन्हें लगेगा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में यही परंपरा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आए, पैसे दिया और टिकट मिल गई। मेहनत की जाती है, करना सिखाते हैं। नहीं तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति है और ना ही यहाँ पर पैसों की राजनीति है। आशा करती हूँ मनीष जी कि आपसे हमारे युवाओं ने बहुत कुछ सीखा होगा। एक आखिरी सवाल है कि आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सीखने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने अपने परिवार में बड़े बुज़ुर्गों को अभी भी पढ़ते हुए देखा है। तो यह ज्ञान ऐसी चीज़ है जो अनंत है, पर उसके बावजूद भी जितना मैंने देखा है और मेरा अनुभव है, आज के युवाओं को सबसे पहले तो प्राथमिकता में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी गलत दिशा में ना भटके। एग्ज़ाम्पल के तौर पर किसी भी प्रकार के नशे में ना लिप्त हों। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर अपने आसपास घरेलू हिंसा देखें तो इतनी हिम्मत दिखाए कि वहाँ जा कर के उन्हें समझाएं, इस प्रकार का वातावरण आसपास ना बनने दें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जब हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों से हमारे भाई बहन जब यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो जो ईव टीजिंग का जो बहुत सारे केसेस आते हैं, मेरी एक नॉर्थ ईस्ट बहन है, मैं जब उससे बैठकर बात कर रहा था तो वो मुझे कह रही थी, बोले मनीष, आप लोग हमें चाइनीज़, मंगोलीज इस तरीके के नाम से क्यों चिढ़ाते हैं? वी आर इंडियंस। जब देश का राष्ट्रगान शुरू होता है तो हम भी खड़े होते हैं, और जब इंडिया मैच जीतती है तो हमें भी उतनी ही खुशी होती है। तो आप हमें सेपरेट क्यों करते हैं? और तीसरी बात यह है कि अच्छी शिक्षा लें। अच्छी शिक्षा लेंगे तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा होगा सोचने का। धन्यवाद
मनीष जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपने विचार प्रकट करे। आशा करती हूँ कि आगे भी हमारी मुलाकात ऐसे ही जारी रहेगी और आप अपने विचार हमसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वागत रहेगा हमेशा आपका। तब तक आप हर सोमवार देखते रहिए इंडियन डिस्कवरी 92।